जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे 5 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बायलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। आप अंग्रेजी माध्यम हो, हिंदी माध्यम हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं। आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आरओ, एआरओ, बीईओ, कोई पेपर दे रहे हो, ये करंट अफेयर से इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। पढ़िए इसको, बाकी चिंता फिक्र छोड़ के मेरे साथ क्वेश्चन रिवीजन करिए। और 3 एमसीक्यू जो मैं आपको पर टॉपिक कराता हूँ उन पे खास ध्यान दीजिए। टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके नोट्स बनाइए। एमसीक्यू इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है दोस्तों। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। ग्लो लेक 101 रामसर साइट ऑफ इंडिया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द अगस्त। मतलब अगस्त जो भी स्टार्ट हुआ है, तो अगस्त माह का सबसे महत्वपूर्ण प्लस ग्लो लेक। ग्लो लेक कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा अच्छा, इसका महत्व क्या है कि 101 साइट है भारत की, और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब कि ये डिक्लेयर हुई 101 रामसर साइट है, अरुणाचल प्रदेश की पहली है। डिक्लेयर कौन किया आपको पता है? जो हमारे पर्यावरण मंत्री जी हैं, उनका नाम क्या है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। जो कहाँ सांसद है? अलवर से। कहाँ? ये भी याद रखिएगा कि वो सांसद कहाँ से है? अलवर से सांसद है। कहाँ से सांसद है? अलवर से। ये क्या है? सांसद है, और इन्होंने डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसकी लोकेशन कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन कामलांग टाइगर रिजर्व के पास क्या है? प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक, मतलब मीठे पानी की झील है। मतलब याद रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक है। मतलब जो ग्लेशियर्स वगैरह से पानी आता है ना, तो उसकी फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा, और क्या खासियत है? 150 से अधिक इसमें पेड़ पौधों की वैरायटी पाई जाती है। 49 ऑर्चिड स्पीसीज, मतलब जो फलदार पेड़ है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, व्हाइट बेल्ड हेरॉन एक पक्षी है जो बगुले की तरह होता है, जो विलुप्त होने वाला है। हॉर्नबिल लंबी चोंच वाला पक्षी, और हुलॉक गिब्बन, ये सब क्या है? जो पक्षी, उनका ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी होता है, यहाँ पे इनका क्या है? निवास स्थान है। अच्छा, अगर इकोलॉजिकल डेजिग्नेशन की बात करें तो ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट बर्ड डाइवर्सिटी एरिया ग्रुप में रजिस्टर्ड है। मतलब ये क्या है? महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता केंद्र के रूप में ये रजिस्टर्ड भी है। साथ ही साथ क्या है कि इंडिया का, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन सी? चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। ये सबसे क्या है? भारत के ओल्डेस्ट साइट है। क्वेश्चन, ग्लो लेक रिसेंटली डिक्लेयर्ड एट 101 रामसर साइट ऑफ इंडिया लोकेटेड विच टाइगर रिजर्व? कौन सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है? कामलान टाइगर रिजर्व। ये याद रखिएगा दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लो लेक। इट इज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट। बिल्कुल सही बात है, अरुणाचल प्रदेश पहली रामसर साइट है। इट इज फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इनसाइड कामलान टाइगर रिजर्व। ये भी सही बात है, कामलान टाइगर रिजर्व के इनसाइड क्या लोकेटेड है ये। सेकंड बात क्या कर रहा था? लेक कैटेगरी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड होज स्पीसीज लाइक व्हाइट बिलीड हेरॉन और हुलॉक गिब्बन। बात सही है। ये कैसे कैटेगराइज है कि मतलब बर्ड डाइवर्सिटी एरिया है, फ्रेश वाटर लेक है, और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। तो आपका तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चलिए, given the two statement one label assertion other region, ग्लो लेक हैज बीन डेजिग्नेटेड द इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत क्या है? ये एक बायोडाइवर्सिटी एरिया है। अब देखिए, इधर एक रामसर आया है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करें। रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। ये भी नोट डाउन करिएगा। ये ईरान का एक शहर है रामसर, उसके किनारे हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसमें क्या बात की गई थी कि जो वेटलैंड है, उन वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अच्छा, भारत ने इसको कब एक्सेप्ट किया? तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन को स्वीकार किया। और तभी भारत की जो पहली साइट है वो कौन सी थी? केवलादेव नेशनल पार्क थी, जो मैंने अभी आपको बताया है, राजस्थान वाला। ठीक है, देखिए ऊपर हमने आपको बताया ना कि कहाँ गया, हाँ, केवलादेव नेशनल पार्क था और चिल्का लेक उड़ीसा वाली, दोनों क्या है? पहली रामसर साइट है। और ये कब स्वीकार किया गया? 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था। भारत ने 1982 में इसकी क्या कहती, तो अपने को एक्सेप्ट किया। तब से भारत जो है क्या कहते हैं, रामसर साइट को डिस्कवर वो करता रहता है, जो साइट्स होती है उनको डिक्लेयर करता रहता है। तो अभी 121 साइट कौन सी है? ग्लो लेक। ठीक है, the lake support a critical habitat of endangered threatened like white gibbon, hornbill and hoolock gibbon। ठीक है ना, थ्रेटन तो क्या करता है भाई? देखिए, एक आईबीएन के अंदर क्यों है? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनकी सुरक्षा करता है, इनका निवास स्थान है, इसलिए इसको और क्या किया गया? अच्छा, इसलिए इस पे और किया गया है क्योंकि जब ये रामसर साइट संरक्षित रहेगी, इसका दो दिक्कत है, दोनों सही हो गया इसका। तो जैसे मान लीजिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक अरुणाचल प्रदेश में डैम बन रहा है, ठीक है ना। अब उस डैम से भी इसको खतरा है, तो इसीलिए और संरक्षित किया जा रहा है, ताकि मतलब कि वहां पे जो डैम बने
उससे क्या है कि जो नुकसान वगैरह हो तो और भी रेगुलेशन बनाए जा सके स्ट्रिक्ट। कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या, ये अवार्ड किसको मिला है? अवार्ड टू अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, इनको मिला है। अच्छा, ये खासियत क्या है कि मेकिंग हर फर्स्ट इंडियन फीमेल साइंटिस्ट रिसीव दिस ऑनर, मतलब ये पहली फीमेल क्या कहते हैं जिन्होंने ये क्या किया, ये ऑनर रिसीव किया है। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी ऐसी पहली है जिनको कॉस्पर विक्रम साराभाई अवार्ड मिला गया। अच्छा, मतलब ये बहुत ही महान खगोल भौतिकी वैज्ञानिक है, मतलब इनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या है कि ये प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक है। अच्छा, और कब इनको मतलब कौन से समिट में मिला? तो ये 48वें साइंटिफिक असेंबली चल रही थी, कौन सा? कॉस्पर की, तो वहां पे दिया गया है कॉस्पर की 48वीं जो समिट थी, कॉन्फ्रेंस थी, फ्लोरेंस इटली में चल रही थी, वहीं पे अनाउंस किया गया। कॉस्पर की बात की जाए तो कमिटी ऑन स्पेस, कॉस्पर की फॉर्म क्या, कमिटी ऑन स्पेस ये इसको देती है। और अगर भारतीयों की बात करें तो 3 भारतीयों को अब तक मिल चुका है, यूआर राव जी को 1996 में, गुरुबख्श सिंह जी को और अनिल भारद्वाज जी को। इन 3 महान भारतीयों को पहले मिल चुका है। और ये जो क्या कहते हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी हैं, ये पहली महिला है भारत की, और ये महिला साइंटिस्ट भी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल साइंटिस्ट टू ऑनर्ड विद कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल? कौन है? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कंसीडर द फॉलोइंग regarding the Caspar Vikram Sarabhai Medal 2000. It was conferred upon astrophysicist Annapurni Subramaniam at 48 Caspar Conference Florence, Italy. बिल्कुल सही बात है, ये 48वें कॉस्पर कॉन्फ्रेंस फ्लोरेंस इटली में इनको क्या है सुना गया। She was first female Indian scientist to receive the international recognition. बिल्कुल सही बात है, ये पहली भारतीय महिला साइंटिस्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसके पहले यूआर राव जी को, गुरुबख्श सिंह को, अनिल भारद्वाज जी को मिल चुका है। तो तीनों सही। देखिए क्वेश्चन भी ऐसे कि इस बाहर से क्वेश्चन भी ना आए, स्टेटमेंट तो दूर की बात है दोस्तों, आप बस पढ़ते रहिए हमारे साथ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मित्रों। तो आगे चलते हैं मित्रों। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम वाज अवार्डेड एट कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल इन 2026। सही बात है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी को कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 मिला है। तो कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल सिग्निफाई रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पेस एंड डेवलपमेंट। कॉस्पर क्यों मिला है? क्योंकि इनका जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन स्पेस, इसलिए तो इनको मिला है। तो इसलिए ए सही, बी सही, इसका क्या एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ ऑफ नेवल। अभी अभी क्या है कि ए एन प्रमोद जी को क्या बना दिया गया है, एक अपॉइंटेड डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मतलब नेवी के ये डिप्टी चीफ बन गए, मतलब एयर वाइस एयर मार्शल ए एन प्रमोद जी को। ठीक, अच्छा, इनका मतलब क्या रोल रहा है, मतलब ये जो पोस्ट पे बने हैं प्रमोद जी, इनका मतलब क्या इनकी स्पेशलिटी है? तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ाई, ऑपरेशन विजय, पाकिस्तान धूल चटेगा ही, फिर धूल चढ़ाई हमने, और जो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, आपने खुद ही पहले सुना होगा कि हमारे हॉर्मोज पे क्या चल रहा था, क्या कहते हैं जहाजों पे हमले हो रहे थे, पर जहाजों को सुरक्षित निकासी के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, उसको भी इन्होंने क्या किया था, गवर्न किया था। इसी वजह से इनको क्या बनाया, इसी वजह से नहीं बनाया गया है, वो इनकी खासियत ये है। चलिए चलिए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, हु रिज्यूम द फॉलोइंग हु ऑन द फॉलोइंग रिसेंटली एज्यूम चार्ज ऑफ डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? कौन बना है? वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद जी। वाइस एडमिरल क्या कहते हैं, नेवी के जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं वाइस एडमिरल कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं जो एयरफोर्स में होते हैं उनको एयर चीफ मार्शल या एयर क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल ऐसे कहते हैं ना, स्क्वाड्रन लीडर, ऐसे जो भी उनकी टाइटल होती है ऐसे रहती है। ठीक है, तो वाइस एडमिरल मतलब ए एन प्रमोद जी को मिला है। अच्छा अच्छा, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आप नाम सुने होंगे, ये पहले हमारे क्या रह चुके हैं, देश के नेवी चीफ रह चुके हैं। Consider the following regarding the Vice Admiral A N Pramod ji. He assumed the charge of Deputy Chief of Naval Staff. बिल्कुल सही बात है। He played significant role in Operation Sindoor, Operation Vijay, Operation ऊर्जा सुरक्षा। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गया आपका, तो ऑप्शन सी डी दोनों सही। ऊर्जा सुरक्षा was deployed by Indian Navy in the Strait of Hormuz। बिल्कुल सही बात, ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। It was aimed securing maritime energy supply routes and protecting Indian flag merchant vessel during regional tension। सही बात है, मतलब जो सेफ रूट मिल सके, जो मतलब रीजनल टेंशन चला, क्षेत्रीय जो टेंशन चल रहा था ईरान, अमेरिका, इसराइल, उससे मतलब सिक्योर मैरीटाइम सप्लाई रूट बनाने के लिए इसका यूज किया। तो बात सही है, तो ए सही, बी सही, इसका क्या कर रहा है एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है।
ऑफिसर इन नेमिंग ऑफ नाउरू टू रिपब्लिक ऑफ नाउरू। देखिए क्या है कि एक देश का नाम था नाउरू, नाउरू को नाउरा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नाउरा। तो एक देश था उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम नाउरू से क्या हुआ? रिपब्लिक ऑफ नाउरू। ठीक। द पैसिफिक आइलैंड नेशन नाउरू ऑफिशियल चेंज रिपब्लिक ऑफ नाउरू। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? नाउरू से क्या हो गया? ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ नाउरू हो गया। अच्छा, कंट्री कोड भी चेंज हो गया है, पहले एनआरयू था, अब क्या हो गया? एनआरओ हो गया। ये बहुत छोटा देश है, 21 स्क्वायर फीट है इसका। 21 स्क्वायर फीट क्या है इसका? क्या है? क्षेत्रफल है। बहुत छोटा देश है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो पहला कौन सा है? आप लोग जानते हैं, वेटिकन सिटी। ठीक है ना, पहला वेटिकन सिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या स्मॉल मैक्रोनेशिया आइलैंड जो है लोकेटेड मैक्रोनेशिया। मैक्रोनेशिया जो है ये आप जानते हो ओशिनिया में आप पढ़ते होंगे, मैक्रोनेशिया पढ़ते होंगे, है ना। ये सब जो आइलैंड है उन्हीं में क्या ये लोकेटेड है। बिल्कुल ध्यान रखिए, तुवालू हो गया, वंताऊ हो गया, ये सब आइलैंड है ना, पलाऊ हो गया, तो उसी के पास है, ये भी लोकेटेड है आपका। ठीक है, मैक्रोनेशिया। चलिए, विच द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड नेशन रिसेंटली अनाउंस्ड चेंज इन ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ नाउरू अलोंग विद द चेंज कंट्री कोड एनआरओ। कौन सा है? नाउरू। नाउरू नाम क्या लिखा? नाउरू। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिशियल नेम ऑफ नाउरू हैज बीन चेंज टू रिपब्लिक ऑफ नाउरू। बिल्कुल सही, नाउरू का नाम है नाउरू हो गया है, बिल्कुल सही है। कंट्री इंटरनेशनल कोड हैज बीन चेंज फ्रॉम एनआरयू टू एनआरओ। बिल्कुल सही, आरयू से क्या होगा? आरओ हो गया। दोनों सही है, ए भी दोनों सही हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस अपडेटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम एनआरयू टू एनआरओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इसका नाम क्या डेटाबेस में अपडेट करें? एनआरयू से एनआरओ अपडेट करेंगी। द पैसिफिक आइलैंड नाउरू फॉर्मली ट्रांसलेट इनटू ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ नाउरू टू रिफ्लेक्ट इंडिजिनियस लिंग्विस्टिक हेरिटेज। बिल्कुल सही बात है। इसकी मतलब क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है इसका जो नाम चेंज हुआ है। इसकी जो मतलब कि आप अगर ये कह सकते हैं कि इस देश ने अपनी स्वदेशी भाषाई विरासत को बचाने के लिए अपना आधिकारिक नाम चेंज कर दिया है। ये बात बिल्कुल सही है, इसी तो नाम चेंज किया है। जैसे आपने सुना होगा केरल का नाम ने केरलम कर दिया हमारे देश ने, तो क्यों किया हमने? भाई अब उसकी सांस्कृतिक विरासत को, उसके सांस्कृतिक नाम को, पहचान को बनाए रखने के लिए। दोनों सही हो गया। नाथन थॉमस ब्रेक 306 ईयर वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए अभी अभी क्या है कि नेथन थॉमस जी ये क्या है? प्रोफेसर बन चुके हैं। ठीक, प्रोफेसर बन के रिकॉर्ड नहीं है, प्रोफेसर ये है कि यंगेस्ट प्रोफेसर है, मतलब लगभग 18 साल के हैं और ये प्रोफेसर बन गए। बताइए, और विश्व इतिहास में 306 वर्षों के रिकॉर्ड में ये पहले ऐसे प्रोफेसर है जो 18 साल के हैं। सोचिए, 18 साल में लोग 12वीं पास करते हैं, ये प्रोफेसर बन गए। सोचिए, 306 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये इंग्लिश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। सोचिए, यूएसए की यूनिवर्सिटी में सोचिए इंजीनियरिंग के क्या है? ये प्रोफेसर हो चुके हैं। सोचिए कितनी महान चीज है। नाथन थॉमस who broke a 306 year old Guinness World Record to becoming the youngest male university professor at was at the engineering professor in which country? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन सा देश? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। Consider the following statement. Regarding the Nathan Thomas, he became the youngest male professor in the world at 18 years of age. बिल्कुल सही बात है, 18 साल के उम्र में सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर बन गए। He broke the 306 ओल्ड गिनेस रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल 306 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ही वाज अपॉइंटेड इंजीनियरिंग प्रोफेसर यूएसए। हाँ सही बात है, ये के इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बन गए यूएसए। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 30 है। गिवन बाय द ट्रू स्टेटमेंट, नाथन थॉमस एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2026। नाथन थॉमस को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि 306 साल के इतिहास में 18 साल की उम्र में बनने वाले ये पहले मेल अकेडमिया है, मतलब पहले ऐसे मेल हैं जो 306 वर्ष के इतिहास में मेल प्रोफेसर बन गए, इसी गिनीज बुक में शामिल हो गए। तो ए से बी से इसका क्या है? एस्टिमेशन भी कर रहा है। पावर बैंक 50 इंस्टॉल ऑन विक्रम 1 रॉकेट। देखिए अभी भी क्या है? पावर बैंक 50। अगर पावर बैंक 50 की बात करें तो भारत का पहला फ्लाइट हेरिटेज पावर सिस्टम इंस्टॉल विक्रम 1 रॉकेट। ये भारत का पहला फ्लाइट हेरिटेज पावर सिस्टम है जो कहाँ इंस्टॉल? विक्रम 1 रॉकेट। अच्छा, विक्रम 1 रॉकेट आप जानते होंगे ना, नाम याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा तो याद करिए। अभी अभी स्काई रूट कंपनी जो है, कौन है? भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। अच्छा, इसने क्या लॉन्च किया था? एक मिशन आगमन लॉन्च किया था। आपको याद होगा मिशन कौन सा था? आगमन था।
ठीक है। मिशन आगमन के तहत से विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया था। स्काईरूट भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। अच्छा, तो इसी में विक्रम 1 रॉकेट में क्या हेरिटेज पावर सिस्टम क्या है, ये लगा हुआ था। कौन सा पावर सिस्टम, पावर बैंक 50 सिस्टम इसमें लगा हुआ था। ठीक है, ये भी अच्छी चीज है। मिशन आगमन आने वाले एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, इसलिए आपको मिलेगा। विक्रम 1 डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। मिशन आगमन के तहत स्काईरूट कंपनी जो भारत की क्या है, पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने यूनिकॉर्न कंपनी पहली। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या है, इसको मैन्युफैक्चर किसने किया, पावर बैंक 50 को टेकमी टू स्पेस, ये भी याद रखिएगा। टेकमी टू स्पेस क्या है जो कंपनी है, ये इसने ही पावर बैंक 50 को बनाया है। इंडिया फर्स्ट फ्लाइट हेरिटेज पावर मॉड्यूल नेम पावर बैंक हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच कंपनी, विक्रम फर्स्ट रॉकेट किसने मैन्युफैक्चरिंग किया है, टेकमी टू स्पेस। इट इज इंडिया फर्स्ट फ्लाइट हेरिटेज पावर सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन विक्रम 1 रॉकेट, पावर बैंक 50 बात बिल्कुल सही है। विक्रम इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल बिल्कुल सही बात। पावर बाय 50 मैन्युफैक्चर बाय टेकमी टू स्पेस बिल्कुल सही बात है। सरकारी ऑप्शन 3 सही। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटीग्रेटेड पावर बैंक 50 और विक्रम 1 रॉकेट मार्क्स है मेजर माइलस्टोन फॉर इंडिया प्राइवेट स्पेस, बिल्कुल सही बात है। जो क्या कहते हैं पावर बैंक 50 है विक्रम 1, ये मेजर माइलस्टोन है इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि इट फ्लाइट इंडिजिनियस पावर रिलायबिलिटी कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडियन प्राइवेट फर्म। क्यों, ये इंडियन फर्म के द्वारा बनाया गया है, और इंडियन फर्म की जो उपलब्धि हासिल हो रही है, इस उपलब्धि की वजह से क्या है कि इसको जो है क्या है माना जा रहा है। इसी वजह से क्या ए सही, बी सही, ट्रांसमिशन भी कर रहा है। चलिए, पासिंग अवे ऑफ जस्टिस MS लिब्राहन। देखिए अभी भी क्या है, लिब्राहन एक महान जस्टिस न्यायमूर्ति जी थे, इनका नाम था MS लिब्राहन। अच्छा, इनका नाम क्यों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो बाबर डेमोलिशन हुआ था अयोध्या में, उसकी जांच करने के लिए लिब्राहन कमीशन को ही क्या किया था, नियुक्त किया था। चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के फॉर्मर MS लिब्राहन जी, इनको क्या किया गया था, इस कमीशन में चीफ अपॉइंट किया गया था। इनकी अध्यक्षता में कमीशन बना था, इन्होंने जांच की थी, और 17 साल में इन्होंने रिपोर्ट 17 ईयर्स में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी इसकी। तो इसलिए इनको याद किया जाता है। अभी इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। 87 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया है। बताया कमीशन 1912 में सेटअप किया गया था, और सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट ने सबमिट की थी 17 साल में। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया है। Justice M. Brown who passed recently at the age of 87 best by heading the judicial inquiry commission of which event, कौन से इवेंट जुडिशियल इंक्वायरी हेड किए थे, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में। बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। Consider the friendship regarding Justice M. Brown. He passed away at the age of 87, बिल्कुल सही। 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। He was head of लिब्राहन कमीशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, बिल्कुल सही बात है, हेड थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया आपका। Consider the statement assertion region. लिब्राहन कमीशन रिमेन्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंक्वायरी कमीशन इंडिया जुडिशियल सिस्टम। मैंने बताया 17 साल लगे थे भैया इनको जांच करने में, इसे तो लार्जेस्ट था। क्यों, इट वाज टास्क इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ इवेंट बाबरी डिमोलिशन बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992। सही बात, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत पुराना, और जेब के समय से ये मस्जिद बनी हुई थी। ठीक है, अच्छा, बाबरी मस्जिद, और मीर बाकी ने बनवाया था बाबर के समय ये मस्जिद। ठीक है, उसके बाद डेमोलिश हुआ, कौन क्या था, उसके अवशेष मिले, बहुत कुछ जांच करनी थी, इस वजह से टाइम बहुत लग गया था। इसका ए भी होना सही होगा आपका। हर्षिता जाखड़ पार्टिसिपेट इन टूर डी फ्रांस फेमे 2026। देखिए अभी भी क्या है कि हर्षिता जाखड़ जी जो है टूर डी फ्रांस फेमे में शामिल हुई है, और ये वीमेन साइकिलिस्ट, मतलब हर्षिता जाखड़ जो फर्स्ट इंडियन वीमेन साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट इन टूर डी फ्रांस फीमेल 2026 में शामिल होने पहले भारतीय है। स्पोर्ट्स कौन सा है, साइकिल का है। कहाँ से है, राजस्थान से है। फीमेल साइकिल फिल्म रनिंग 9 अगस्त कवरिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 1175 किलोमीटर फ्रॉम लुसाने टू स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड से चालू होगी, और लगभग 1175 किलोमीटर डिस्टेंस क्या की जाएगी, कवर की जाएगी। ठीक, अच्छा, ये रहने वाली कहाँ की, तो राजस्थान की है, और 1175 किलोमीटर क्या इन्होंने रेस को कवर किया है। ठीक है, हर्षिता जाखड़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन टूर डी फ्रांस फेमे 2026। शामिल होने पहली मतलब भारतीय कौन है, राजस्थान से। कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये राजस्थान से। बिल्कुल याद रखिएगा कि ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक, तो टूर डी फ्रांस में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है जो फ्रांस टूर डी में शामिल हुई है, क्या नाम है उनका, हर्षिता जाखड़ जी। कहाँ से है ये, राजस्थान से। कहाँ से है ये, राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट
Consider the following statement regarding Tour de France Femmes 2026. हर्षा जाखड़ become first Indian to participate in this grand cycling event. पहली महिला भारतीय है साइकिलिंग इवेंट में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। 175 किलोमीटर रेस रूट कमेंस फ्रॉम लुसाने स्विट्जरलैंड, बिल्कुल लुसाने स्विट्जरलैंड से, तो बिल्कुल एक होगा उसका क्या हो गया सही। अच्छा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं खाली बस सही सही वाले क्वेश्चन ही है ना, बट है तो है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। हर्षा जाखड़ पार्टिसिपेशन इन टूर डी फ्रांस इज ए लैंडमार्क माइलस्टोन फॉर इंडियन इंड्योरिंग साइकिल। ये भारत के लिए एक लैंडमार्क माइलस्टोन है। क्यों है? ये टूर डी फ्रांस इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डिमांडिंग मल्टी स्केल प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग कवर 1100 किलोमीटर अक्रॉस यूरोपियन टेरेन। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि यूरोपियन टेरेन ने 1000 किलोमीटर ज्यादा कवर करता है और वर्ल्ड की मोस्ट डिमांडिंग है। और हर्षा जी ने शामिल होकर भारत का मान तो बढ़ाई की है ना। जैसे मीरा भाई चानू जी ने भारत को क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम में क्या कहते हैं पदक दिला के भारत का सीना चौड़ा कर दिया, भारत को गर्व से महसूस कराया है ना। चलिए ब्रिक्स एजुकेशन ट्रैक मीटिंग, देखिए ब्रिक्स जहां भी आ जाए सोचे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। तो ब्रिक्स की 13वीं मीटिंग होस्ट हुई है, कहां पर होस्ट हुई है? 13वीं मीटिंग किस चीज की होस्ट हुई है? एजुकेशन। देखिए एजुकेशन का सवाल है तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए। पूछेंगे एजुकेशन का क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि भैया एजुकेशन हमारे जो महान शिक्षा मंत्री जी थे पहले, जिनका नाम आप लोग बच्चा बच्चा से लेके हर एक जोड़ा जानता है, जिनका नाम है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत महान है, नाम लेना नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो होस्ट सिटी कौन सा था? भुवनेश्वर था, उसने होस्ट किया है। कब से? 5 से 7 अगस्त में 13वां एडिशन था एजुकेशन ट्रैकिंग का। और प्रहलाद जोशी जी जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, इनकी लीडरशिप में होस्ट हुआ है। अच्छा ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कुछ पॉइंट आपको पता ही, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कौन सा एडिशन है? 18th एडिशन। भारत जो है कौन सा ब्रिक्स का एडिशन होस्ट कर रहा है? 18th एडिशन। नया देश कौन सा है इसमें जो इंक्लूड हुआ है? इंडोनेशिया। ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, नया देश कौन सा इंक्लूड हुआ है? इंडोनेशिया हुआ है। अच्छा इसके बाद क्या कहते हैं, इसका मतलब वो क्या है, इसको क्या कहते हैं, थीम क्या है? तो मैंने आपको थीम बताया नवाचार, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनोवेशन, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स में। उसके बाद क्या है? कॉपरेशन, सहयोग। उसके बाद क्या कहते हैं कि रिजाइलेंस, लचीलापन। बिल्कुल देखिए दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि थीम इसकी पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद क्या है? स्टेबिलिटी, ठीक, मतलब स्थिरता। तो इतनी इसकी थीम हो गई। 18वां संस्करण है, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसकी पूछता है कि इसके शेरपा कौन है? शेरपा इसके कौन है आप लोग बताइएगा? सुधाकर दलीला जी। सुधाकर दलीला जी इसके क्या है? शेरपा है। इसके नवीनतम सदस्य मतलब न्यू देश का इंडोनेशिया है, भारत का होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में। तो उसी क्रम में क्या है, सब मीटिंगें चल रही है, तो ऐसे में एजुकेशन वाली मीटिंग भी थी। अच्छा और बात कही जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर की मीटिंग, कृषि की मीटिंग कहाँ चली बताइए, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, इंदौर में चली। पर्यटन वाली टूरिज्म की मीटिंग कहाँ चली आपकी? जयपुर में चली। कल्चर की मीटिंग, संस्कृति वाली मीटिंग कहाँ चली? काशी वाराणसी, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। अच्छा और उसके बाद स्पेस की मीटिंग कहाँ पर चली? आपको पता है बेंगलुरु में चली। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं आपदा वाली कहाँ चली? तिरुवनंतपुरम में चली। तो ऐसे जितने भी मीटिंग हो सब आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्योंकि कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर एग्जाम में, सवाल तो आएगा ही आएगा। फ्रॉम 13 बिस एजुकेशन ट्रैकिंग मीटिंग होस्टेड 15/7 अगस्त 2026 कहाँ पे होस्ट हुई? भुवनेश्वर उड़ीसा में। Consider following statement regarding BRICS education tracking meeting. The third edition hosted during भुवनेश्वर during 5-7 अगस्त। 5-7 अगस्त को क्या भुवनेश्वर ने होस्ट किया? बिल्कुल सही बात है। प्रहलाद जोशी जो है इंडियन डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका, दोनों सही हो गया आपका, ये बिल्कुल सही है। Given the two statement, one assertion और other BRICS nation collaborate through periodic एजुकेशन ट्रैकिंग meeting। सिर्फ ब्रिक्स नेशन जो है आपस में शामिल होते हैं ताकि जो है मतलब जो भी एजुकेशन में रिफॉर्म हो, मीटिंग करते हैं, कोई नवाचार हो, कोई नया कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी हो तो इसके लिए शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट एजुकेशन इनिशिएटिव फैसिलिटेट एकेडमिक मोबिलिटी, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, वोकेशनल स्किल अलाइनमेंट अमंग ब्रिक्स मेंबर। ब्रिक्स मेंबर के जो भी एकेडमिक इंटरचेंज हो रहा है, क्या क्या नया क्वालिफिकेशन आनी चाहिए, क्या क्या स्किल ट्रेनिंग ये सब होना चाहिए, इसके लिए शामिल होते हैं। तो ये भी दोनों से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑपरेशनल शॉकवेव एंटी नार्कोटिक्स, अभी भी क्या ऑपरेशन शॉकवेव चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन शॉकवेव। कौन चलाया? बीकानेर पुलिस राजस्थान ने। अच्छा क्यों चलाया? मतलब ड्रग सीज करे, नार्कोटिक ड्रग मतलब नशीले मादक पदार्थों का उन्होंने
सीज किया। अच्छा, 50 करोड़ की हीरोइन जब्त की और 11 फॉरेन मेड फिश टैग सोचिए। अच्छा, ये मतलब एक सोचने वाली बात है, मतलब कि ये कैसे किया जाता है आपको पता है दोस्तों? ड्रोन के माध्यम से इसको ड्रॉप डाउन किया जा रहा था। दिखा नहीं है कि सीमा पार ड्रोन द्वारा गिराया गया, इसलिए पता था, मतलब ड्रोन द्वारा ड्रॉप डाउन किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि सोचिए कि इंटर बॉर्डर कैसे आ जाएंगे। ड्रोन से ड्रॉप डाउन किया, एक को बंदा था उसको ले गया, ऐसे ही कर रहा था। तो वैसे ही राजस्थान बीकानेर पुलिस ने पकड़ा है। आपको पता चला 15 अगस्त आने वाला है, हमारे विश्व गुरु भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ठीक। तो इसी में हुआ है ड्रग एंड वेपन्स कंसाइनमेंट इंटेंडेड ट्रांसफर। अच्छा, ये जो मतलब जो जब्त किया है, दवा क्या, दवा नहीं कहेंगे इसको, मतलब ये जो ड्रग था, दवा भी ड्रग होती है एक तरह का, लेकिन ये जो अवैध ड्रग है और हथियार को पंजाब को ट्रांसफर किया जा रहा था। चलिए, अंडर ऑपरेशन सॉफ्ट पे पुलिस 50 करोड़ वर्थ ऑफ हीरोइन एंड 11 फॉरेन मेड पिस्टल ड्रॉप एट ड्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, बीकानेर। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेशन सिंदूर तो हमने क्या कहते हैं, अपने दुश्मन दोस्त को धोबी पे झाड़ लगाने के लिए शुरू किया था, जिसने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ के गोली मारी। इट वॉज कंडक्टेड बाय बीकानेर पुलिस राजस्थान, बिल्कुल सही, बीकानेर पुलिस राजस्थान ने किया। हीरोइन 50 करोड़ की और फॉरेन में पिस्टल जो ड्रोन से ड्रॉप की सीज हुई, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बाय इंटेंट टू ट्रैफिक पाकिस्तान, सॉरी पंजाब भेजा जा रहा था, बिल्कुल सही बात है, तो सही हो गया। ऐसा नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड स्टेट पुलिस राजस्थान आर कैरिंग आउट ऑपरेशन लाइक सॉक, बिल्कुल सही बात है, बीएसएफ और स्टेट पुलिस दोनों मिलकर अंजाम दे रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर नार्कोटिक टेररिज्म यूजिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन को ये कहते हैं ना यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल, इनके द्वारा क्या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए वेस्टर्न बॉर्डर में किया। वेस्टर्न बॉर्डर है ना हमारा, ये देखिए ऐसे ना, ये वेस्टर्न बॉर्डर लगता है, ठीक है, तो किया जाता है, बिल्कुल सही हो गया। तो इसीलिए मिलकर दोनों कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेट को अंजाम दे रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, तो इसीलिए बीएसएफ राजस्थान पुलिस जो है काम कर रही है। इसका ए सही, बी सही, इसका एस्टिमेशन भी कर रहा है। इस तरह से हमने 5 अगस्त से करंट अफेयर्स कंप्लीट किए दोस्तों। इसी तरह आप करंट अफेयर्स में जुड़े रहिए, और मैं दावा करता हूं इससे बाहर आएगा नहीं, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।